फर्स्ट स्टेप, बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, ये फर्स्ट स्टेप, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लॉ लिखेंगे हम डिमांड का। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इनवर्स रिलेशनशिप। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे 7 assumptions। फिफ्थ पॉइंट पे हम शेड्यूल बनाएंगे। सिक्स पॉइंट में हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। और फिर आखिरी पॉइंट हम लिखेंगे कि देयरफॉर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा करके कंक्लूड कर देंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? होप्स आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे और आप ये डिमांड एनालिसिस वाली सीरीज बहुत एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पर्सनली मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और वो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का पूरा आंसर कैसे लिखा जाए, ठीक है, प्लस उसके साथ उसके जो भी पॉइंट्स है वो, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो जैसे ही लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आया ना, आप फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हो जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है कि द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, जो हमारे भगवान है इकोनॉमिक्स के, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक का नाम है, विच वाज पब्लिश्ड इन 1890, ठीक है। ये आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे तो टीचर इंप्रेस्ड, अरे बुक का नाम भी आता है इसको, अरे ईयर भी याद है 1890, लवली, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। हमने अभी तक बहुत सारे डेफिनेशन जो है वो बहुत सारे डेफिनेशन हमने सॉन्ग के फॉर्म में किए। हमने वो सॉन्ग के फॉर्म में क्यों किए गाइस, पता है आपको? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था डेफिनेशन रटने के लिए। अगर कोई जगह पे सॉन्ग नेसेसरी नहीं है ना, तो उसमें डेफिनेशन में जबरदस्ती सॉन्ग घुसेड़ने का नहीं। ये वाला जो लॉ है ना, वो काफी सिंपल है लर्न करने के लिए, ठीक है। अगर लर्न करने के लिए बहुत सिंपल है तो उसमें गाना घुसाने का नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग, ठीक है। आप पढ़ो, आपको बहुत इजीली समझेगा। इसके बारे में हम बचपन से अभी तक, मतलब जब से हमने ये सीरीज चालू किया है तब से अभी तक बात ही कर रहे हैं। ये वही लॉ है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ according to Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. Other things being equal मतलब क्या? Other factors remaining equal. Other factors मतलब क्या? Other factors मतलब factors other than price, मतलब income, population, ये वो, ठीक है। वो सब हम अभी बात ही करेंगे, वो हमने पहले ही बात कर लिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, ठीक है। बट हम अभी भी वापस बात करेंगे, ओके। नाउ इजी है एकदम ये लॉ, आपको इसके लिए ऑनेस्टली कोई भी सॉन्ग की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब बाकी के सेटेरिस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। Very easy. Now, this means there is inverse relationship between demand and price. ये भी लाइन आना चाहिए उसके बाद, ठीक है। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट पॉइंट में बुक का नाम छाप देने का, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड 1890। सेकंड में ये लॉ लिख लेने का, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ग्रेटर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इजी। थर्ड पॉइंट लिख देने का, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये खत्म हो गया ना, इसके बाद में अजम्पशंस आएंगे, ठीक है। क्या होता है पता है गाइस, कोई भी लॉ जब भी बनता है ना, तभी वो लॉ के पीछे बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। ये लॉ तो हमने बना दिया। ये लॉ क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड, अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा अगर प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। बट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है ना, सेटेरिस पेरिबस, ये होते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ रखे हैं, ये हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ रखे हैं, सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम। बस इसको अजम्पशंस के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट नंबर सी, अजम्पशंस, एंड आई हैव रिटन नो चेंज इन सिट टू पी टू सी। ये सिट टू पी टू सी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का फर्स्ट हाफ था, आपको याद है, सिट टू पी टू सी ए नियो, सिट टू पी टू सी ए नियो, सिट टू पी टू सी ए नियो, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का शॉर्ट फॉर्म था। चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ स्क्रॉल करके। ये देखो,
सिट टू बी टू सी ए नियो, ये हमारा था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज वो लेक्चर को देख के फिर ये एजम्पशंस पे आना, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए, ठीक है। अभी ये जो अजम्पशन है ना, वो फर्स्ट जो लाइन है ना, फर्स्ट जो सेंटेंस है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी के चीजें कांस्टेंट रहने चाहिए, वो सारी चीजें जो कांस्टेंट रहने चाहिए वो अजम्पशंस है, ठीक है। क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहने चाहिए, मतलब क्या क्या चीज में देयर शुड बी नो चेंज, देयर शुड बी नो चेंज। इसके लिए मैंने अजम्पशंस का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है, नो चेंज इन सिट टू पी टू सी, नो चेंज इन सिट टू पी टू सी, सिट टू पी टू सी, ठीक है। फर्स्ट वन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, एस से सब्स्टिट्यूट गुड्स था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो ऑब्वियसली अपने कमोडिटी का जो डिमांड है वो ऊपर नीचे होगा, बट नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अल्फ्रेड मार्शल इज ओनली टॉकिंग अबाउट प्राइस। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम होगा। अगर इसी बातों पे डिमांड हिलाना है, मतलब वी हैव टू रेड्यूस और इंक्रीज द डिमांड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, देन अदर थिंग्स, दीज थिंग्स रिमेन टू बी कांस्टेंट। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बीच में टांग नहीं लड़ानी चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से डिमांड चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर लॉ का फायदा ही क्या है, लॉ प्राइस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लॉ प्राइस के बारे में बात कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का यहाँ पे रिलेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम भी पैर टांग नहीं लड़ाना चाहिए इनकम, तो अगर इनकम बढ़ेगा, अगर इनकम बढ़ेगा, जैसे हमने ऊपर इनकम का इफेक्ट देखा था ना, इनकम अगर बढ़ेगा तो फिर क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, बट हम इनकम के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम प्राइस और डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, ये लॉ में, ठीक है। इसके लिए वी आर सेइंग कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, देयर शुड बी कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, देयर शुड बी नो चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन। If there are no changes in taste, habit, preferences or fashion, then price will be the only factor increasing the demand or reducing the demand. Okay, now next is no change in taxation policy. टैक्सेशन पॉलिसी हमने ऊपर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में देखा कि अगर टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा टैक्स है तो फिर डिमांड कम हो जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा ना, ठीक है। बट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि नहीं, वो चीज भी नहीं अफेक्ट करनी चाहिए, तो ओनली चीज अफेक्टिंग द डिमांड शुड बी प्राइस, सो वी से नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। नो चेंज इन, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। स्पेक्यूलेशन वाला पॉइंट याद है आपको, स्पेक्यूलेशन वाला पॉइंट कि हम स्पेक्यूलेट करेंगे, अगर आगे प्राइस बढ़ेगा, अगर आगे प्राइस बढ़ेगा ये हम स्पेक्यूलेट करेंगे, तो फिर आज हम और परचेस करेंगे इवन इफ आज प्राइस बढ़ गया, क्योंकि आज के बाद भी तो प्राइस बढ़ने वाला है। ये अगर हम सोच के डिमांड को मूव करेंगे तो गलत हो जाएगा एज पर अल्फ्रेड मार्शल लॉ, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट जो है, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे ज्यादा लोग आएंगे, तो रिगार्डलेस ऑफ प्राइस डिमांड तो बढ़ेगा, क्योंकि सबको खाना पीना, सबको डिमांड चाहिए, सबको गुड्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्या, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस है ना वो भी कांस्टेंट रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, जैसे फ्यूल और कार, मतलब कार के लिए फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूल विदाउट कार क्या ही करेगा फ्यूल का, ठीक है, तो वो होते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके बारे में हमने बात किया था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस से रिलेटेड ही ऊपर नीचे होना चाहिए, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये जो अदर थिंग्स है ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अदर थिंग्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम, टेस्ट, टैक्सेशन, प्राइसेस, पॉपुलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दिस ऑल शुड बी कांस्टेंट। इसके लिए हमने अजम्पशन में लिखेंगे, ऊपर हमने डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था ना सिट टू पी टू सी, वो सिट टू पी टू सी यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। इसके लिए मैंने वहां पे इतना बड़ा वो हो गया था अपना एब्रीविएशन सिट टू पी टू सी, क्योंकि मेरे को उसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट आंसर के लिए रेडी करना था आपके लिए, थाली में परोस के जाना, ठीक है, परफेक्ट। नाउ तो जैसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम बुक का नाम छेपेंगे और फिर ईयर छेपेंगे, उसके बाद में हम लॉ स्टेटमेंट छेपेंगे, फिर हम बोलेंगे कि भाई इनवर्स रिलेशन है, और फिर हम ये 7 एजम्पशंस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बस 2 ही चीज बाकी है, एक होता है डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है डिमांड कर्व, ठीक है। शेड्यूल तो अपने को बताया, हमने जब भी सेकंड लेक्चर किया था इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, तभी हमने शेड्यूल के बारे में बात किया। देखो, जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 50, जब भी प्राइस 50 है तभी क्वांटिटी डिमांडेड 1 है,
जब भी प्राइस 40 है तभी क्वांटिटी डिमांडेड 2 है। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। इजी। और फिर उसका ही हम कर्व बनाएंगे। कर्व कैसे बनाएंगे? ऐसे। कर्व मतलब डायग्राम। डायग्राम बनाना गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसके अलग से मार्क्स होते हैं प्लीज। सो ये जो मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ ना, ये चीजें आपको करनी ही करनी है एग्जाम, ठीक है। मतलब पहले बुक का नाम लिखो, ईयर का नाम लिखो, उसके बाद में फिर लॉ कोट करो, उसके बाद में बोलो इनवर्स रिलेशन है, उसके बाद में 7 अजम्पशन चेपो, उसके बाद में सिट टू पी टू सी, उसके बाद में ये टेबल बनाओ। टेबल आप कोई भी तरीके से बना सकते हो। प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, कोई भी तरीके से बना सकते हो। यही रट्टा मार के डालना है, उसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और फिर ये होगा हमारा कर्व, y y डैश x डैश x, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आएगा प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 10 20 30 40 50। जब भी 50 प्राइस है तभी क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 1। जब भी 40 प्राइस है तभी क्वांटिटी डिमांडेड है 2। जब भी 30 प्राइस है तभी क्वांटिटी डिमांडेड है 3। जब भी 20 प्राइस है तभी क्वांटिटी डिमांडेड है 4। एंड जब भी 10 प्राइस है तभी क्वांटिटी डिमांडेड है 5। इसके बीच में से खींचो ऐसे लाइन। मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, आप अच्छे से स्केल और वो सब ले करोगे ना तो आपका अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। इजी, काफी इजी। कितने स्टेप्स हो गए गिन लेते हैं। फर्स्ट स्टेप बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, ये फर्स्ट स्टेप, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लॉ लिखेंगे हम डिमांड का। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इनवर्स रिलेशनशिप। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे 7 assumptions। फिफ्थ पॉइंट पे हम शेड्यूल बनाएंगे। सिक्स पॉइंट में हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। और फिर आखिरी पॉइंट हम लिखेंगे कि therefore this is the explanation for law of demand, ऐसा करके कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। काफी इजी, काफी इजी। ये मैंने सारे assumption इन डेप्थ में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सेम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने आपको ओवरऑल एक व्यू तो दे दिया, ठीक है गाइस। तो प्लीज ये लेक्चर आपके दिमाग में फिट कर लेना। आप ये लेक्चर कम से कम 2 से 3 बार देख लेना ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए अच्छे से, ठीक है। इजी थे, 7 पॉइंट्स में हमने कंप्लीट कर दिया पूरा आंसर, ठीक है। और ये काफी टाइम में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज इसको सीरियसली लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन बजा देना। प्लीज बेल आइकॉन बजा देना, क्योंकि आगे भी एक लेक्चर आएगा जो आपको बहुत 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 इंटरेस्ट करेगा, जो आएगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सो प्लीज वो भी वीडियो को देखना। और बस, थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव। थैंक यू, बाय बाय। Yeah.